बैक इन आवर वीडियो लेक्चर। सो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कमर्शियल बैंक को देखा था, व्हाट इज कमर्शियल बैंक, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। नाउ मूव टू द अनदर क्वेश्चन कि हमारे इंडिया में किस तरीके से कमर्शियल बैंक्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो आज हम लोगों को वो पढ़ना है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। ओके, सो मैं पढ़ती हूँ। कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया ऑपरेट इन पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। यस, हमारे इंडिया में कमर्शियल बैंक्स प्राइवेट और पब्लिक दोनों में ही रहती है। इवन काफ़ी पब्लिक बैंक्स भी है और प्राइवेट बैंक्स भी है। So after economic reforms of 1991, foreign banks have entered the private sector. You aware the word that is economic reforms. हमारे इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मींस पॉलिसीज़ को चेंज किया गया था इकोनॉमिक रिलेटेड इन 1991 और ज़्यादा ही लिबरल पॉलिसीज़ वगैरह अनाउंस की गई थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग एंड ऑल्सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो 1991 में LPG से नाम से हम लोग जानते हैं, डेट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन और लिबरल पॉलिसीज़ के कारण और प्राइवेटाइजेशन के कारण फॉरेन बैंक्स को भी हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड किया था, उनको भी अलाउड किया था। Besides, there are financial companies which functions like banks in the unorganized and the organized money market। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती है, that is unorganized and organized। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है जो पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो और उसी के अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो RBI है, तो RBI भी पर्टिकुलर RBI एक्ट के अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश है। फिर बैंक्स जितनी भी होती है तो वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 का, उसके अकॉर्डिंग ही अगर रजिस्टर्ड है, उसे उसके अकॉर्डिंग ही वो एस्टैब्लिश है, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड है पूरा का पूरा। इवन LIC, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब भी ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट्स में ही इंक्लूड होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हम लोग बोल सकते हैं जैसे मनी लेंडर्स। सो काफ़ी मनी लेंडर्स देखो आप लोगों को दिखता होगा बिजनेस मार्केट में कि काफ़ी लोग आपस में ही डीलिंग कर देते हैं एक दूसरे को। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ज़रूरत आने पड़ी कि भाई मुझे ना 2 लाख रुपए चाहिए, मुझे ना रॉ मटेरियल वगैरह खरीदना है, तो मैं किसी पर्सन को बोलती हूँ जो मार्केट में एक्चुअली डीलिंग करता है इस पैसों रिलेटेड ही, जिसका काम ही फिनेंशियल रिलेटेड पूरा काम है कि लैंडिंग करना है नॉल। सो मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए 2 दिन के लिए, तो वो मुझे बोलेगा कि हाँ इंटरेस्ट रेट इतना है और अगर आपको समझ आता है तो आप लेकर जाओ, इंटरेस्ट रेट अगर मुझे पोसाता है तो सिंपल मैं 2 लाख रुपए लूँगी और जब 2 दिन के बाद लौट आऊँगी तो उसको इंटरेस्ट रेट दे दूँगी, सेम एज इट इज़। तो हमारे बीच में क्या हुआ, दिस इज एक्चुअली द अनऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वो पर्सन रजिस्टर्ड किसी एक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ नहीं हो रही है, एक ट्रस्टेबल बेसिस के ऊपर ये सारी चीज़ें की जा रही है। सो मनी लेंडर, शॉप्स वगैरह जो भी होते हैं वो इस तरीके से डीलिंग करते हैं आज भी हमारे इंडिया में। सो दैट इज़ एक्चुअली द अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। होती उसी तरीके से डीलिंग, लेकिन बैंक्स वगैरह में और इन सब में क्या होता है, फिनेंशियल जो भी होता है ट्रांजैक्शन वगैरह वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है और एज पर द रेगुलेशन एक्ट, जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है या तो फिर RBI का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम होता है। एंड दे आर ऑल्सो इन एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। देखो हमारे इंडिया में इवन कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं। सो व्हाट यू मीन बाय कोऑपरेटिव, वर्ड आपको बताता है दैट इज कोऑपरेटिव। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, कुछ मेंबर्स आपस में ही मिलकर अपने बेनिफिट के लिए ही यहाँ पे बैंक एस्टैब्लिश करते हैं। सो सेम एज इट इज, जैसे आप लोग कोऑपरेटिव बिजनेस पढ़ के आए थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी आप लोग पढ़ के आए थे 11th स्टैंडर्ड के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक भी एस्टैब्लिश की जाती है। उनका जो पर्पस होता है दैट इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। वो मेंबर्स अपलिफ्टमेंट के लिए ही वो काम करते हैं, लैंडिंग देना करना, जितने भी मेंबर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ होता है उन्हीं के लिए मोस्ट प्रोबेबली ये सारा किया जाता है। सो देयर आर कोऑपरेटिव बैंक्स ऑल्सो इन इंडिया। और हम लोग आगे देखेंगे चार्ट में, क्योंकि आपको इधर चार्ट भी प्रोवाइड अच्छे से किया हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, बट by the official definition of banks in India, only those companies which are listed in second schedule of the RBI Act 1934 are established accordingly are called the schedule or a scheduled banks and are the real banks. So real banks और scheduled banks जो है यहाँ पे क्या टर्म किया है, सिंपली यहाँ पे आ जाता है। देखो जो बैंक्स है ना
पर्टिकुलर हमारे इंडिया में वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है शेड्यूल बैंक्स और एक है नॉन शेड्यूल बैंक्स। ठीक है, सो ये जो शेड्यूल बैंक्स है, शेड्यूल बैंक्स मींस ऐसी बैंक्स जो आरबीआई एक्ट, क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, आरबीआई का जो एक्ट बनाया हुआ है, आरबीआई एक्ट 1934, उसका जो सेकंड शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग अगर ये जो बैंक रजिस्टर है, बैंक लिस्टेड है, बैंक मेंशन है, उसी को हम लोग शेड्यूल बैंक्स यहाँ पे टर्म करेंगे। देखो फिर से मैं पढ़ रही हूँ, ओनली दोज बैंकिंग कंपनीज विच आर लिस्टेड इन दी सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 आर कॉल्ड शेड्यूल बैंक्स और द रियल बैंक्स, उन्हीं को बोला जाएगा। सो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्लाई टू दीज बैंक्स। सो इसके अंदर जितनी भी बैंक्स आएगी शेड्यूल बैंक्स के अंदर, वो उनके ऊपर जो रूल करेगा, उनके ऊपर जो मतलब पूरा रेगुलेट करेगा, वो बैंक्स को कौन करेगा, आरबीआई। आरबीआई ही डिसाइड करेगा उन सब के लिए रूल्स, रेगुलेशंस, प्रमोशन स्कीम्स एंड ऑल। सो यहाँ पे आपको चार्ट दिया हुआ है शेड्यूल बैंक्स। तो शेड्यूल बैंक्स इज अनदर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो यू नो कि यहाँ पर जो बैंक्स है, सो ये शेड्यूल बैंक्स के अंदर ये दो पार्ट्स आ जाते हैं, दैट इज कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। अभी ये जो कमर्शियल बैंक्स वगैरह है वो एज पर ये लिस्टेड होनी चाहिए, हाँ, ये इसके लिस्टेड भी होनी चाहिए, प्लस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 है उसके अकॉर्डिंग भी उसको फंक्शनिंग करना है। सो ये दोनों एक्ट्स को फॉलो करना है उसको। सो कमर्शियल बैंक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है यहाँ पे। तो जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, थर्ड वन इज फॉरेन और मल्टीनेशनल बैंक्स। मतलब जो कमर्शियल बैंक्स है इनका काम तो यही होता है, लेकिन ओनरशिप व्यू पॉइंट से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ये लोग। एंड रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, RRBs, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग, RRBs। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हम किसको बोलेंगे, जिसकी ओनरशिप मतलब मोस्ट प्रोबेबली 50 मोर देन 50% जो ओनर होगा वो कौन होगा, गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 50% मोर देन 50% जो ओनरशिप होगी वो किसकी होगी, गवर्नमेंट की। और मैं आपको बताऊं तो हमारे इंडिया में टोटल जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है दैट इज 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है हमारे इंडिया में। ठीक है, उसमें से एक SBI है, फिर दूसरे बताऊं मैं आपको नेशनलाइज्ड बैंक्स जैसे यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, देन बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन ओवरसीज है। सो ये सब बैंक्स है। तो मैं एक दो नाम लिख रही हूँ ताकि आपको रिमेम्बर रहे। और सेम एज इट इज, जैसे उस दिन हिडन होमवर्क था वीडियो के अंदर, सेम एज इट इज आज का भी आपका होमवर्क क्या रहेगा, पर्टिकुलर ये 21 जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसका पूरा लिस्ट तैयार करना कि कौन सी इंक्लूडेड है, कौन सी नेशनलाइज्ड बैंक है। सो यूनियन बैंक्स, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक अपने इंडियन ओवरसीज IOB वगैरह एक्सेट्रा। सो ये सब आ जाती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है ओनरशिप किसकी होती है यहाँ पे, इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की। ठीक है, उनका ही शेयर कैपिटल वगैरह डला हुआ रहता है। सो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो कौन सी है, सो आप लोगों को तो 2-4 का तो आइडिया ही होगा। सबसे पहला HDFC, फिर ICICI, देन एक्सिस,
कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, सो एक्सेट्रा. सो यू ऑल्सो हैव टू राइट आउट दीज ऑल. प्राइवेट कौन सी बैंक है हमारे इंडिया में, उसका भी आपको लिस्ट आउट करना है. फॉरेन बैंक्स. सो फॉरेन बैंक्स क्या होता है, जो जिनके हेडक्वार्टर्स एक्चुअली उनके कंट्री में ही है. जैसे अमेरिका का बैंक ऑफ अमेरिका है एक, हमारे उसमें हमारे इंडिया में वो है, उसको हम लोग एज अ फॉरेन बैंक बोलते हैं. तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो तो अमेरिका में ही है, लेकिन उसका जो ब्रांच है वो आपको यहाँ पे इंडिया में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यू नो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन वगैरह के बाद प्राइवेट सेक्टर में फॉरेन बैंक्स को भी यहाँ पे अलाउ किया गया. और यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस, मतलब 74% जितना होल्डिंग अलाउड किया कि भाई हाँ वो इतना इन्वेस्टमेंट कर सकता है. प्लस यहाँ पे मैं आपको बताऊँ एक और चीज़ फॉरेन बैंक्स के साथ गवर्नमेंट ने की कि वो है ना जो लैंडिंग वगैरह प्रोवाइड करेगा ना, और जितना भी लैंडिंग वगैरह वो प्रोवाइड करता है, मीन्स 40% उसका लैंडिंग का 40% जो प्रोवाइड करेगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड, या तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, या तो एजुकेशन सेक्टर रिलेटेड लैंडिंग प्रोवाइड करेगा. तो ये चीज़ भी उसने रखी. हाँ भाई, फॉरेन का अगर बैंक्स वगैरह एस्टेब्लिश हो रही है हमारे यहाँ पे और उनको भी अलाउड किया जा रहा है, तो कुछ लिमिट्स रखी इन्वेस्टमेंट्स की. और मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स में ना मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए, 500 करोड़. एस्टेब्लिश होने का जो मिनिमम कैपिटल है वो कितना चाहिए, 500 करोड़ का. ठीक है, फिर आ जाता है डेट इज अ रीजनल रूरल. हाँ, मैं फॉरेन बैंक्स और भी बता दूँ आपको, जैसे सिटी बैंक है, फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ठीक है. सो ऐसे कुछ बैंक्स है जो फॉरेन बैंक्स. तो आपसे मतलब सिंपली आप एग्जाम्पल वगैरह आपको आइडिया हो कि कौन सी फॉरेन बैंक्स है. फिर आ जाते हैं हम लोग RRBs. देखो नाम से ही पता चल रहा है, रीजनल रूरल बैंक्स, मतलब रूरल एरिया में बैंकिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे रीजनल रूरल डेवलप बैंक्स भी एस्टेब्लिश की गई, जिसको हम लोग बोलते हैं RRBs. अभी रीजनल रूरल बैंक्स को एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आती है. देखो क्या आता है यहाँ पे, कैसे एस्टेब्लिश हो सकती है. इसमें क्या होता है, 50% जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है वो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट. कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट. फिर अगर 15% कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, और बाकी का जो है रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 35% वो करता है स्पॉन्सर्ड बैंक, जो स्पॉन्सर करना चाह रहा है. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 1975 में 2 अक्टूबर, हाँ ये चीज़ है, 2 अक्टूबर 1975 में प्राथमा बैंक एस्टेब्लिश हुई थी एज अ रीजनल रूरल बैंक्स. और इसको स्पॉन्सर्ड किया था सिंडिकेट बैंक ने. किसने किया था, सिंडिकेट बैंक ने इसको स्पॉन्सर किया था. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज, हम लोग क्या बुक्स में से खाली सारा पढ़े, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी हम लोगों को इसके रिलेटेड आइडिया होना चाहिए. तो रीजनली ऐसा नहीं है कि भाई रूरल एरिया में, इवन अर्बन एरियाज में भी RRBs है आज के टाइम पे. और इसको जो रेगुलेट वगैरह करता है वो करता है नाबार्ड. कौन करता है, नाबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. सो ये बैंक है जो पर्टिकुलर रेगुलेट वगैरह करता है इस बैंक्स को. मतलब इनका पर्पस ही ये है कि रूरल एरियाज में फार्मर्स को लोन्स प्रोवाइड करना, वहाँ पे डेवलपमेंट करना, अवेयरनेस करना, बैंकिंग अवेयरनेस, लोगों के बारे में, लोगों में बैंकिंग अवेयरनेस होनी चाहिए, ये चीज़. फिर ये 4 टाइप्स आपके कमर्शियल बैंक्स के. फिर आ जाते हैं हम लोग कोऑपरेटिव बैंक्स. सो जैसे मैंने आपको बताया कोऑपरेटिव के भाई मेंबर्स आपस में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं और खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए ही काम करते हैं. हाँ, दूसरे कस्टमर्स को भी ऐसा नहीं है कि वो लोन देना या नहीं करते, लेकिन मोस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो खुद के लिए ही होती है. और इनका जो मेन मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, इनका मेन मोटिव होता है सर्विस का और खुद का, मेंबर्स का ही अपलिफ्टमेंट करना. दैट इज एक्चुअली द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स. और यहाँ पे से फॉर एग्जांपल किसी ने कितना भी इन्वेस्टमेंट किया हो, मेंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने
5 लाख किया हो, किसी ने 1 करोड़ किया हो, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, जो फैसला लिया जाएगा वो सारे के सारे जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो सारे मेंबर्स एक साथ लेंगे। और यहाँ पे क्या है, पॉलिसी 1 पर्सन 1 वोट, 1 पर्सन 1 वोट वाली चीज चलती है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपने जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वोटिंग, मतलब जो भी डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट ऐसा ही। और यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि मोस्ट इनका जो मोटिव है वो क्या है, अपलिफ्टमेंट ऑफ द मेंबर्स। ओके, सो कोऑपरेटिव बैंक्स, सो दैट्स इट। इस तरीके से हमारे इंडिया में डिवाइड किया हुआ है कमर्शियल बैंक्स को। और आप सोच रहे होंगे ये नॉन शेड्यूल तो बेचारा साइड में हट गया। सो नॉन शेड्यूल बैंक्स मींस जो सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड नहीं हो उसको हम लोग नॉन शेड्यूल बोल देंगे, लेकिन प्रॉपर तो यही चलता है हमारे इंडिया में, शेड्यूल बैंक्स देन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स फर्दर 4 पार्ट्स। Okay, so that's it about the presence of commercial bank in India. So homework आपका मैं आप फिर से बोल दे रही हूँ आपको कि you have to list out public sector banks and private sector banks, foreign banks. So आपको लिस्ट आउट करना है, उसका निकालने और एग्जाम्पल्स निकालने हैं। हम लोगों ने 4-5 लिए लेकिन आप लिस्ट निकालोगे उस चीज़ की। ओके, सो दैट्स इट। क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो हम लोग ये जो बैंकिंग पढ़ रहे हैं ना, आगे चलकर आप में से कोई चाहता होगा कि यार मैं बैंक में जॉब करूं वगैरह, तो ये नॉलेज जो है ना वो आगे भी काम आएगा। सो आप कुछ भी कर रहे होगे, कहीं पर भी कोई भी कॉम्पिटिटिव वगैरह एग्जाम दे रहे होगे तो उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, कॉमन रहती है। सो उस पर्पज से भी ये चीज़ हम लोगों को पढ़नी है, आगे भी बेनिफिट होगा उस चीज़ का। सो दैट्स इट। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।